हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दोबारा से माइटी एवेंजर्स की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि माइटी एवेंजर्स की सीरीज में अब तक हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ये माइटी एवेंजर्स की टीम जिसको स्कारलेट विच ने बनाया था वो इससे कुछ ज़्यादा ही बन चुकी है। इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा मेंबर्स आ चुके हैं और ये लोग एक बहुत बड़े बड़े और ख़तरनाक मिशन पे जा रहे हैं। और इसी तरह आज हम माइटी एवेंजर्स के एक बहुत बड़े एडवेंचर और एक स्टोरी आर्क को कवर करने वाले हैं, जो कि तकरीबन हमारे पास 9 एपिसोड्स के अंदर होने वाला है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये माइटी एवेंजर्स का आर्क जो है वो बहुत ही बड़ा, ज़बरदस्त, ऑसम किस्म का होने वाला है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा ओपी कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे सारी क्या बातें कर रहा हूँ, तो मैं उनको पता चलता हूँ कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम लोग 2009 के अंदर डार्क रेन के इवेंट में पहुँच चुके हैं। और अगर आपको ये सारी बातें और भी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो इससे आसान ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन। उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आपको टाइमलाइन को फॉलो करना है और किस तरह से आपको ये सीरीज समझ में आने लगेगी। सो गाइस, अगर आप मेरी इस ऑसम जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे इस पर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे कॉमिक्स को अपलोड करता हूँ, जो कि हम लोग एक टाइमलाइन के अंदर लेके चल रहे हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और अब बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कपल ऑफ ईयर्स अगो शिफ्ट होते हैं हैंक पिम की लैब के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर हैंक पिम यानी कि येलो जैकेट और बिल फॉस्टर यानी कि गोलायत आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और वो लोग एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हैंक पिम बोलते हैं कि बिल, तुम्हारी ये मशीन सच में एक मास्टरपीस है, मेरे हिसाब से तो उसको नोबेल प्राइज़ जीत जाना चाहिए। हैक यार, अगर ये थोड़ा गुनगुनाने लग जाए तो मेरे ख्याल से ग्रैमी भी इसी को मिल जाएगी। तो कहता है कि वेल, आपकी बात तो बहुत ठीक है, लेकिन ये आपकी पार्टिकल थ्योरी के ऊपर ही बेस करती है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा मुझे कह रहे हैं मैं आपको इतना ही ज़्यादा इसमें जो हूँ बराबर कैसेदार समझता हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम करने में लगा हूँ कि एक दिन हम लोग जो है किसी इंसान को इतना ज़्यादा छोटा कर दें कि वो माइक्रोवर्स के अंदर ट्रैवल कर सके और हम उसके जो है बीच के वाइब्रेशनल पैटर्न्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लें और हम उसको शंट कर दें एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन के अंदर। तो हैंक भी बोलते हैं इस तरह तो हम इस डिवाइस को नाम दे सकते हैं अ डायमेंशनल वेव इंड्यूसर। कहता है कि बिल्कुल ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चीप एंड एफिशिएंट ट्रैवल का जरिया बन जाएगा, यानी किसी भी डायमेंशन के अंदर, किसी भी टाइम और स्पेस के अंदर। तो हैंक भी बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे तो इस डिवाइस से प्यार होने लगा है। लेकिन वहीं पे जो है हम देखते हैं कि आवाज़ पाती है यानी कि जैनेट वैन डाइन और कहती है कि बॉयज़, क्या आप तुम लोग सारा टाइम यहीं पे खेलने में लगा दोगे और क्या तुम लोग डिनर विनर का मूड नहीं है? तो हैंक पिम बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक और मिनट लगेगा डियर, तुम हमारा इंतजार करो, हम आ रहे हैं। तो बोलती कि ठीक है, हाय बिल, कैसे हो तुम? और वहीं पे जैन बोलती है कि मिस्टर हैंक, आप ये बात नहीं भूलिएगा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करना है। तो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है, हम बस तुम्हारे पीछे आ ही रहे हैं। तो वो बोलता है बिल कि हैंक, मुझे लगता है कि हमें 1 मिनट से शायद कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे लग जाएगा। तो बोलता है कि जेन की बातों की फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए इंतज़ार कर ही लेगी, लेकिन तुम्हारी जो डिवाइस है ये इंतज़ार नहीं कर सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया को बदल के रख सकती है, ये ऑल काइंड ऑफ डोर्स खोल सकती है, वो दरवाजे खोल सकती है जिसका सिर्फ हम ख्वाब ही देखते हैं। और इस तरह हम हैंक पिम की प्रेजेंट लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल इसी के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड करा हुआ है, जहाँ पे हैंक पिम ने अलग अलग दुनिया के दरवाजे खोल के एक लैब बनाई है, जहाँ पे वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जा सकते हैं। और इस तरह देखते हैं कि हैंक पिम ने यहाँ पे अपनी सारी की सारी टीम को बुलाया है। जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट, द माइटी हरक्यूलिस, अमेडियस जो, कैसी लैंग यानी कि स्टेचर, जोनस यानी कि द विजन, जोकोस्टा और पीट्रो मैक्सिमोफ यानी कि क्विकसिल्वर शामिल हैं। मेडिस बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद हमारे इन दरवाज़ों में कोई ना कोई मसला हो गया है। तो जोकोस्टा बोलती है कि हाँ, इन सब में मेरी गलती है, आपको नहीं पता कि जब पिछली बार हैमर्स के लोगों ने अटैक करा तो हमें ये सब करना पड़ गया था और मुझे उसका जो है लिंक अर्थ से रिमूव करना पड़ गया। तो वास बोलता है यानी कि हैंक पिम कि ये लैब जो है एक साइड डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है और इसके लिंक के बगैर ये सारे के सारे डोरवेज जो हैं एक एक करके फेड होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर सारे के सारे दरवाजे गायब। तो जॉन वॉकर बोलता है तो इसमें
घबराने वाली क्या बात है डॉग, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 2 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी मुसीबत को सॉल्व करने के लिए, और जब आपका दिमाग हमारे साथ मौजूद है तो हमें डरने की क्या ही ज़रूरत है। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से जारवेस आता है और बोलता है, तो ये बताइए कि तिब्बत कौन सी टीम अब जाने वाली है, क्या आप सब तिब्बत जा रहे हैं? तो वहीं पे क्विकसिल्वर होता है कि नहीं जारवेस, हम सब वहाँ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं और कैप्टन वॉकर वहाँ पे जाएंगे। तो हमें ग्लोबल रिएक्शन एजेंसी की तरफ से एक असाइनमेंट मिला है। ये कुछ ऐसा काम है जो कि 2 लोगों के लिए है, लेकिन इसका खतरा इतना बताया जा रहा है कि दुनिया खत्म हो सकती है। मतलब ये हमारे लिए अब नॉर्मल स्टफ ही बन चुका है। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि अनबिलीवेबल, हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मुश्किल से 10 मिनट पहले ही बने हैं और अभी से उन्होंने इस तरह के डिस्पैच हमारे पास भेजना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं पे वो जकोस्टा बोलती है कि यूएस एजेंट और क्विकसिल्वर, आप लोग मेरे साथ चलिए। करंटली तिब्बत के पास जाने वाला दरवाज़ा वो जो है बंद हो चुका है, लेकिन उससे नज़दीक चाइना के अंदर एक दरवाज़ा जा रहा है, वही सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा और आई होप कि आप लोग वहाँ से आगे अपना रास्ता देख ही लेंगे। तो वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि हाँ हाँ जकोस्टा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से सब संभाल लेंगे। लेकिन वहीं पे क्विकसिल्वर अपने दिल के अंदर ये बोल रहा होता है कि आई डोंट नो यार, कि मुझे आखिरकार इन लोगों को कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब इस पैथेटिक टीम के अंदर मेरे आने का सिर्फ एक रीज़न था कि मैं अपनी सिस्टर से रीयूनाइट हो सकूं, लेकिन जब से मैंने इन लोगों को ज्वाइन करा है वांडा का कोई नाम और निशान मुझे नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे देख के यहाँ से एब्सेंट हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि क्विकसिल्वर ने दरअसल ये टीम इन लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बहन यानी वांडा मैक्सिमॉफ से मिलने के लिए ज्वाइन की है, और ये सारे काम वो यहाँ पे सिर्फ ज़बरदस्ती कर रहा है। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि रिमेंबर जेंटलमैन, अगर 2 दिन में तुमने हमारी तरफ से कुछ नहीं सुना तो प्रोबेबली समझ जाना कि हमारे चांसेस खत्म हो चुके हैं और घर आने का तरीका तुम लोगों को खुद ही ढूंढना होगा। तो बोलता है कि तुम्हें हमारे बारे में से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी चिंता खुद कर लेंगे। वहीं पे स्ट्रेचर बोलती है कि अंकल हैंक, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या विजन और मैं भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए लीव ले लें? हमने एवेंजर्स को जो है ऐसे ही छोड़ दिया था, हमने उनको कुछ बताया भी नहीं था कि हम आखिरकार जा गा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दरवाज़ा तो होगा ना जो एवेंजर्स मेंशन जाता है। तो हैंक भी बोलते हैं कि वो वाला दरवाज़ा, आई एम सॉरी केसी, लेकिन वो दरवाज़ा जा चुका है बहुत पहले ही, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या सीरियस हैं अंकल हैंक? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन वहीं पे हैंक को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि नहीं, तुम जानती हो कि इस वक्त क्या ज़रूरी है केसी? ये लैब, ये पिम पॉकेट, ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये मेरी फाउंडेशन का पहला स्टेप था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके मिटते जा रहा है, और ये सारे के सारे प्लान्स जो इतने साल पहले मैंने बिल फॉस्टर के साथ बनाए थे अब वो मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको फिक्स करूँ तो कैसे करूँ। डैम इट जकोस्टा, तुम्हें ये बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? इस लैब के बगैर मेरे सारे के सारे प्लान्स वो अधूरे रह जाएंगे, वो वर्थलेस हो जाएंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि जकोस्टा रोने लग जाती है। तो जारवेस बोलता है कि नहीं नहीं, आप उनके लफ्ज़ों पे जो है इतनी अटेंशन नहीं दीजिए, आपने जो किया वो ठीक किया, वरना इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न के एजेंट्स हमारे लैब के अंदर मौजूद होते और वो शायद उससे भी बुरा होता। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी मैडम, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि हेनरी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जहाज़ जो है हमारे एज से गिरने वाला है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, हम लोग हीरोज़ है पेम, हम हीरोज़ है और हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम इसको भी संभाल ही लेंगे। तो इस वक्त मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ चिल्लाने वाले हो या तुमने कोई प्लान भी सोचा है इसको ठीक करने के लिए? तो हैंक पिम बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हरकुलिस, इस चीज़ का सोल्यूशन तो है मेरे पास और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक कॉल करनी होगी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो कॉल किसी और को नहीं बल्कि द बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर करते हैं जो कि फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स है। और वहाँ पे रीड रिचर्ड्स बोलते हैं कि हैंक, तुमसे मिलके और तुम्हारी आवाज़ सुन के हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम अपनी बात ज़रा जल्दी कर लोगे? क्योंकि आज जो है मेरी डॉटर वैलेरिया को उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाई है और वो रोबोटिक एक्सपो में जा रही है, तो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो हैंक बोलता है कि वाओ वाओ रीड, ये तो सच में बहुत बढ़िया बात है। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई इस वक्त? तो हैंक पिम बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रॉय तो नहीं, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि हम लोग इस अर्थ की डायमेंशन से हमेशा के लिए कट के टाइम एंड स्पेस के अंदर खो जाएंगे। तो रीड टीचर बोलता है कि ओह, सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे इस तरह की चीज़ों से बहुत नफरत है, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो कहता है कि बहुत मुझे खुशी हुई सुन के कि तुमने मुझसे पूछा। देखो, इस चीज़ को जो है ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इसी काम के लिए बनी गई है और वो इस वक्त जो है मेरे पास मौजूद नहीं है और वो तुम्हारी पोजीशन के अंदर है। वो डिवाइस बिलोंग करती थी बिल फॉस्टर को, यानी कि गोलाइथ को, और उस डिवाइस का नाम था डायमेंशनल वेव इंड्यूसर, और मुझे इस वक्त हैंक इस लैब को बचाने के लिए उस डिवाइस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रीड चैट बोलते कि उस डिवाइस के बारे में आई एम सॉरी हैंक, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हैंक को गुस्सा आता है, कहता है कि क्या मतलब, मैंने बिल फॉस्टर की मदद करी थी उस चीज़ को बनाने में, तो एक तरह से देखा जाए तो वो मेरी ही है। कहता है कि हाँ, लेकिन बिल फॉस्टर अपनी मौत के बाद एक विल लिख कर गया था और उस विल के मुताबिक ये डिवाइस बिलोंग करती है बेन को, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस डिवाइस की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वो मेरे पास ही रह सकती है। मतलब मुझे वो डिवाइस अपने पास ही रखनी होगी और वो फैंटास्टिक फोर के पास से कहीं नहीं जा सकती। तो वहीं पे हैंक बोलता है कि एक्चुअली रीड, जब बिल की मौत हुई यानी उसके मर जाने के बाद जो उसकी विल थी उसके मुताबिक वो चीज़ मुझे मिलनी थी, लेकिन मैं उस वक्त अर्थ पे मौजूद नहीं था क्योंकि तुम लोगों ने इसके साथ पंगा ले लिया था और उन लोगों ने मुझे यहाँ से किडनैप कर लिया था, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट बैन के पास चली गई। लेकिन अब तुम जैसा कि देख सकते हो कि रियल मी यानी कि असली वाला मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो इस वक्त मुझे उस डिवाइस की सच में ज़रूरत है, अभी के अभी। वहीं पर रीड बोलता है कि नहीं,
तो हैंक बोलते कि क्या मतलब नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरी लैब खतरे में है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि द डायमेंशनल इंड्यूसर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है हैंक, वो एक बहुत ही बड़ी साइंस है और इतनी बड़ी साइंस के साथ मैं इस वक्त तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ जब तुम इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हो। तो वहीं पे हैंक पेम बोलते हैं कि किस तरह से? कहता है कि नहीं, इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मुझे लग रहे हो। स्कल्स ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, जेनेट, बिल फॉस्टर और कैप्टन अमेरिका, इन सबकी मौत हो गई है। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा है बर्दाश्त करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन इस वक्त ठीक है। लेकिन सूजन पीछे से बोलती कि रीड क्या हो गया, तुम्हें किस तरह से बात कर रहे हो? और वहीं पे रीड बोलते हैं कि क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री गवाह रह चुकी है कि जब तुम पहले पास्ट के अंदर अनस्टेबल थे तो तुमने अपनी बायोकेमिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया था, तुमने एक किलर रोबोट बना दिया था। तो हैंक बोलता है कि अल्ट्रॉन एक एक्सीडेंट था, वो मैं कभी भी नहीं बनाना चाहता था। तो कहता है ठीक है, अगर वो एक्सीडेंट था तो सेल्वेशन 1 के बारे में क्या ख्याल है? उस रोबोट ने एवेंजर्स के ऊपर अटैक करा, क्या वो भी तुम भूल गए हो? तो हैंक बोलता है कि ये भी तुम पुरानी बातें यहाँ पे निकाल के बैठ रहे हो रीड, अगर तुम्हें रीसेंट बातें करनी है तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। द थिंग बोलता है कि लगता है अब मामला बिगड़ने वाला है। मैं इस वक्त अर्थ पे मौजूद नहीं था लेकिन तुम लोग मौजूद थे और तुम लोगों ने स्क्रल्स को उनके हाथों में हर एक चीज़ को दे दिया था। मैं नहीं था जिसने थॉर के क्लोन को बनाया था और उसकी वजह से बिल फॉस्टर का मर्डर हो गया, और वो शायद मैं ही था जब गॉड ऑफ केओस इस अर्थ के ऊपर रिटर्न होकर आया तो मैंने इस दुनिया को बचाया, बल्कि मैं तुम लोगों की तरह किसी टीवी के अंदर ट्रैप नहीं हो गया था। तो देखा जाए तो इस दुनिया को तुमसे ज़्यादा बार मैंने बचाया है रीड। और यहाँ पे अगर मैं तुमसे इंड्यूसर मांग रहा हूँ तो सिर्फ इसकी एक ही और एक जेन्युइन वजह है, और वो ये है कि वो मेरी डिस्कवरी के ऊपर बेस करता है, वो पिम पार्टिकल की डिस्कवरी के ऊपर बेस करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर्स की सारी टीम ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रही होती है, क्योंकि अब इनकी बातों के अंदर जो है हीट बढ़ते ही जा रही है। आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि रीड रिचर्ड उसका जवाब देते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिम पार्टिकल्स के बारे में जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज़्यादा गुना मैं जानता हूँ हैंक। चाहे वो पिम पार्टिकल तुम्हारे बनाए हुए क्यों ना हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा उसके बारे में मैं जानता हूँ। और ये सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टेचर एक जूस पी रही होती है, उसके मुंह से वो जूस निकल जाता है और एमेडियस बोलता है कि ओह स्नैप यार, अब तो लगता है मामला बिगड़ ही गया। और वहीं पे हैंक बोलता है कि मिस्टर रिचर्ड्स। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हाँ बोलो हैंक, मैं सुन रहा हूँ। तो हैंक पिम बोलता है कि इट्स ऑन बिच, अब तुम्हारे और मेरे बीच जंग होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे लाइन काट देते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम उस पर गुस्सा करने लग जाती है और सूजन बोलती है कि रीड रिचर्ड आखिरकार तुमने ये सब किया क्या है? उस आदमी से अभी फ़ौरन कॉल मिलाओ और उससे माफ़ी मांगो, तुमने ये गलत किया है बहुत। द थिंग बोलता है कि हाँ स्टैचू, मुझे भी कुछ लग रहा है कि तुमने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। लेकिन रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं माफ़ी मांगूँ, वो भी किस बात के लिए? और यहीं से हम दूसरे पल हैंक पिम के पास शिफ्ट होते हैं और बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे सामने हमारा नया टारगेट है, द बैक्स्टर बिल्डिंग। तो मतलब अब हैंक पिम ने सोच लिया कि अगर रीड रिचर्ड उनको वो इंड्यूसर नहीं देंगे तो वो उनसे ज़बरदस्ती छीनेंगे, और इसके लिए हैंक पिम ने अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दी है। तो आप समझ गए हैं कि ये हमारा एपिसोड जो है माइटी एवेंजर्स वर्सेस फैंटास्टिक फोर की तरफ जा रहा है। और बताते हैं कि जैसे ही हम उनके बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे तो एक कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर। उस पॉइंट पे ना ही कोई चीज़ अंदर जा सकती है ना ही कुछ बाहर आ सकता है। फैंटास्टिक फोर के जो मेंबर्स हैं उनके पास एक चाबी है, उनकी डीएनए से कोडेड, उसी के जरिए वो सारे डोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पे मॉनिटर के लिए हमेशा जो है कुछ प्रोटोटाइप गार्ड्स मौजूद रहते हैं जो कि डूम बॉट्स की तरह ही हैं, लेकिन रूफ के ऊपर एक एक्सेस पॉइंट होगा जहाँ पे उनका पोगो प्लेन खड़ा रहता है। हम वहाँ से जो है एक लॉन्ग रेंज व्हीकल के जरिए घुस सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं। तो विजन बोलता है कि मिस्टर हैंक, मुझे नहीं लगता कि आप जिस एग्जिट प्लान की बात कर रहे हैं वो हमारे किसी काम आ सकता है। तो वहीं पे हैंक भी बोलते हैं कि नहीं, मेरा प्लान पूरा ये नहीं है, हम इस सब के अंदर फैंटास्टिक फोर को इस्तेमाल करेंगे अपने प्लान को अंजाम देने के अंदर। जारविस, क्या तुम इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेरी थोड़ी सी मदद करना चाहोगे? तो जारविस बोलता है कि बिल्कुल सर, जैसा आप कहें, मैं हमेशा आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे जारविस जो है एक स्क्रल बनकर आया हुआ होता है और सब चिल्लाते हैं कि ये तो एक स्क्रल है, क्या ये अभी भी एक स्क्रल है जारविस? लेकिन वहीं पे हैंक बोलता है कि स्टैंड डाउन एवरीवन, हरक्युलिस, किसी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक इमेज इंड्यूसर है, तुम अब इसको बंद कर सकते हो जारविस। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक इमेज इंड्यूसर बनाते हैं जिसके जरिए वो जिसकी चाहे शक्ल को कॉपी कर सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर, और इसी का इस्तेमाल करके वो लोग फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स के अंदर बदलेंगे और वहीं पे जाके उनको जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे जारविस बोलता है कि ठीक है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हैंक पिम, क्योंकि मेरे सर्किट्स के अंदर इमेज इंड्यूसर पहले से मौजूद है। और जो कोस्टर बोलती है कि और मेरे भी। और इस तरह वो दोनों वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कहता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन मैंने अपने मॉडल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट बनाई है, इसके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जिसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि स्क्रल इन्वेजन होने के बाद से रीड रिचर्ड ने इस दुनिया के ऊपर जो है सबसे खतरनाक किस्म का जो है एक स्क्रल डिटेक्शन सिस्टम लगा दिया है। मतलब वो कहीं से भी स्क्रल को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो इस सब की तैयारी करने के लिए मुझे कुछ घंटों की ज़रूरत होगी, तब तक तुम लोग अपने अपने प्लान्स बनाओ और तैयारी करना शुरू कर दो। तो वहीं पर एमेडियस से वो बोलता है कि घंटे ड्यूड, तुम किस तरह की बात, मैं 3 इमेज इंड्यूसर तो यहाँ पे खड़े खड़े खेलते हुए बना दूँ? तो कहता है कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बनाने हैं बल्कि अपनी आर्मी के लिए बनाने हैं। तो हरक्युलिस बोलते हैं कि आर्मी, हमारे पास कौन सी आर्मी है? और इस तरह हम लोग यहाँ से चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन वॉकर यानी यूएस एजेंट और क्विक सिल्वर को एक मिशन पे भेजा गया है ग्लोबल रिएक्शन एजेंसी की तरफ से। और वो लोग यहाँ पे आगे ढूंढ रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ से इन लोग को जाना कहाँ है, क्योंकि जो साइड इनको जहाँ पे जाना था उससे ये काफ़ी दूर हैं।
और जब यहाँ पे ये लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो वॉकर बोलते हैं सर 1 मिनट, मुझे लगता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है। और वो पीछे पलट के अपनी शील्ड फेंकते हैं एक लड़की की तरफ और बोलते हैं कि सर उसको पकड़ो फ़ौरन। और इस तरह क्विकसिल्वर जो है भागते हुए जाता है उसकी तरफ और उसको फ़ौरन से पकड़ लेता है। और वो लड़की बोलती है कि बहुत बढ़िया काम किया पीटर मैक्सिमोफ, तुम वही म्यूटेंट स्पीडस्टर हो ना, तुमसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो कहती है कि मेरा नाम बैन लक है, इंटरनेशनल एजेंट ऑफ ग्रैमा, द ग्लोबल रिएक्शन एजेंसी फॉर मिस्टीरियस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। हमने कल ही उसके ऊपर साइन अप किया था और हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम किसी मिशन पे भी आ जाएंगे। कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना और एशिया के अंदर मैं आपका कॉन्टैक्ट हूँ और मैं ही आपको गाइड करूँगी यहाँ से आगे हमें कहाँ जाना है। तो वहीं पे बोलती है कि चलें, अगर आप हमारी बातचीत खत्म होती है एवेंजर्स, तो क्या आप मुझे फॉलो करना पसंद करेंगे ताकि मैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर सकूँ। तो वॉकर बोलता है कि सर 1 मिनट, क्योंकि इस मिशन की जो है हमें कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं बताई गई हैं, तो क्या तुम हमें थोड़ा बहुत बताना पसंद करोगी। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द आवर स्पाई सैटेलाइट्स हमें बिलीव है हमारा मुकाबला जो है एक इनह्यूमन से होने वाला है जो कि फॉर्मल चाइना का कम्युनिस्ट रह चुका है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक ग्लोबल बैलेंस, एक ग्लोबल पावर जो है वो बदल सकती है। और इसी वजह से मिस्टर मैक्सिमोफ को हमने बुलाया है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक तरह के स्पेशलिस्ट है इनह्यूमन्स के मामले में, क्योंकि वो उनके दरमियान काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पीटर बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। इस तरह हम लोग पेम लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे विजन और आपस में स्टेचर यही बातें कर रहे होते हैं कि अब आखिरकार हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मतलब हरकुलिस वगैरह तो ये सब ऑनर के लिए करना चाहते हैं, उनको मुकाबला करने का शौक है, लेकिन हमारा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है, हम आखिरकार ये क्यों। और इस तरह से हैंक पेम फैंटास्टिक फोर के ऊपर अटैक करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं पर जकोस्टा बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तुम लोगों की सारी बातें सुन के। तो स्टेचर बोलते हैं कि ओ जकोस्टा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो कहती है ठीक है, मैं समझ गई हूँ तुम लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, तो क्या तुम लोग मुझे फॉलो करोगे, मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। और इस तरह देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सी मशीन उसको दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़। तो कहती है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हैंक पिम में काफ़ी अरसे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है द पिम स्पेस। इसके ज़रिए वो कहीं पे भी कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है और वो उस पर मुसलसल काम कर रहे हैं। और उन्होंने इसको एक नाम भी दिया है जो कि है सेल्वेशन 2। तो विजन बोलता है कि मैं इस चीज़ को देखते ही समझ गया हूँ और ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, इसको प्रोटेक्ट तो हमें हर कॉस्ट के ऊपर करना ही होगा। जो कोस्टा बोलती है कि देखा, मैंने तुम्हें ये इसीलिए दिखाया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इसको देखते ही समझ जाओगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे बैठ के अपनी सारी की सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, हर कोई इस बैठ के आराम कर रहा होता है। तो मेरे साथ और बोलता है कि मेरे ख्याल से अब हमें शायद चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम इस पर काम कर ही चुके हैं और वैसे भी मैं वहाँ पे मदद करने के लिए आपके साथ तो होऊंगा ही। तो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चो। वहीं पर हरकुलिस उठता है और बोलता है कि यार तुम लोग कितना बोर करवाओगे, चलो यार हैंक अब आगे मिशन की तरफ बढ़ते भी हैं, मैं यहाँ लेटे लेटे बोर हो गया हूँ। अब प्रिंस ऑफ पावर को जो है किसी बैटल की तलाश है, किसी एक्साइटमेंट, किसी लेबर्स की। कहता है भाई ठीक है, इंतजार खत्म हुआ, ये लो और फौरन से सूट अप करो। और इस तरह हम देखते हैं हम यैंसी स्ट्रीट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे द थिंग एक बार के अंदर जाता है और कुछ लोगों से मुकाबला करने के लिए। लेकिन वही पीछे से एक बच्चा आता है घबराते और चिल्लाता है कि मिस्टर ग्रेम आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है प्लीज़। तो कहता है कि बच्चे यहाँ पे अगर तुम कोई मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो नहीं करना। नहीं मैन, मुझे लगता है कि आपके दोस्त यानी कि फैंटास्टिक फोर जो है उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के ऊपर एक जहाज़ जा रहा होता है और एक फ्लेयर भी छुटा हुआ होता है। और कहता है ये तो FF का फ्लेयर सिग्नल है और पोगो प्लेन जा रहा है, वो भी मेरे बगैर। लगता है बैक्स्टर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे वहाँ पे पहुँचना ही होगा। और बैन बोलता है कि गाइस हैंग इन देयर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, मुझे नहीं लगता कि आज तुम कहीं जाने वाले हो। और वहाँ पे एक जोरदार मुक्का द थिंग को पड़ता है। तो द थिंग बोलता है कि ओह नो नॉट यू, तुम आखिरकार यहाँ क्या करना है, वो द हल्क। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि द रेड हल्क आया हुआ होता है। और द थिंग बोलता है कि मैं तुम्हें रेड हल्क बोलूँ या रल बोलूँ, लेकिन वॉटएवर, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ आज। तो कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे क्या पुकारो और क्या नहीं, क्योंकि आज के बाद से लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से पुकारेंगे कि वो इंसान है जिसने द थिंग की जान ली थी। और वहीं पे द थिंग बोलता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ठीक है मेरे लिए, वैसे भी मैं एक रीमैच के लिए कब से तड़प रहा था, उस दिन तुमने मेरी ठीक पिटाई करी थी, तो आज लगता है कि मैं तुम्हारा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ। तो कहता है तुम तड़प रहे थे मुझसे लड़ने के लिए, अब तुम मरोगे मुझसे लड़ते हुए। और वहीं पे हम देखते हैं कि द थिंग बोलता है कि ठीक है बहुत बातें हो गई, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दरअसल रेड हल्क नहीं बल्कि हरकुलिस होता है, जिसने इस वक्त हैंक पिम का बनाया हुआ इमेज इंड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है। लगता है कि बैन ग्रेम हमारी डिस्ट्रैक्शन में पूरी तरह से फंस चुका है, वो हमारे प्लान के अंदर फंस गया है। हैंक तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस ने द थिंग को उलझाए रखा है ताकि वहाँ पे वो लोग अपना काम कर सकें। टू बी कंटिन्यूड।